हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चा एसएससी के एग्ज़ाम देने वाला है अभी या हाल फिलहाल में उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत मस्ट है। और जो इन फ्यूचर अदर एग्ज़ाम्स की जैसे रेलवेज़ हुआ या और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम्स हुए या अदर डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ लेती रहती हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत मस्ट होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है ज्योग्राफी के अंदर अर्थ और यूनिवर्स। सो अर्थ और यूनिवर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आप लोग देखोगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके, तो बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस जिनको बोला जाता है, जो पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस कभी हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और एग्जामिनर इस जगह से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है। सो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है अर्थ और यूनिवर्स का। उसकी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड मैप्स। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए रेडी होंगे। अगर रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ और यूनिवर्स के बारे में। सो अर्थ एंड यूनिवर्स। सो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जितने मैंने एग्ज़ाम्स अभी तक क्रैक किए हैं उन सभी की जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने ये सब कुछ क्रैक किया है तो मुझे लगता है मेरी स्ट्रैटेजी सही रही होगी। अगर मेरी स्ट्रैटेजी सही रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा आप लोगों को भी मिले, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, ये रहा हमारा सन और उसका सोलर सिस्टम ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सूर्य है और ये इसके इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो किसका हिस्सा है। देखिए, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है। यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड के अंदर सैकड़ों गैलेक्सीज हैं, हजारों की तादाद में होंगी। लेकिन गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी बोलते हैं आकाश गंगा को। आकाश गंगा, ये आप लोगों ने शायद नाम पहले सुना होगा। शक्तिमान सीरियल अगर देखा हो तो वहाँ पर तो पक्का सुना होगा। सो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी इसको बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। तो आकाश गंगा जो है हमारी गैलेक्सी, वो कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो हम जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। और इस मिल्की वे के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम हैं और उस सोलर सिस्टम में से एक है सूर्य और उसका सिस्टम, सन और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ये जो पूरा का पूरा ये जो नेटवर्क है, ये जो यहाँ पर शो किया हुआ है, दिस इज द सोलर सिस्टम ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑफ सन, राइट। तो ये है सूर्य का सोलर सिस्टम। तो ये यहाँ पर जो किलोमीटर्स के अंदर लिखा हुआ है, किलोमीटर्स माइल्स के अंदर, ये जो है ये हर एक ग्रह का आपका डायमीटर है, व्यास है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो हमने देखा कि गैलेक्सी के अंदर सैकड़ों गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों के अंदर सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में सैकड़ों गैलेक्सी के अंदर सैकड़ों सोलर सिस्टम हैं, उन सोलर सिस्टम के अंदर एक सोलर सिस्टम है हमारा सन। उसके अंदर एक ग्रह है अर्थ, और इस अर्थ ग्रह पर आप रहते हो एक देश के एक कस्बे में छोटे से, राइट। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिस्टम को, आवर सोलर सिस्टम। सो गैलेक्सी का नाम हमने देख लिया। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों का सिस्टम दिया हुआ है, अब यहाँ पर ग्रहों की बात करें तो सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, उससे दूर वीनस है, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। सो यहाँ पर ये जो ग्रहों का नाम है, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पर एक ग्रह पहले होता था जिसका नाम होता था प्लूटो। अब प्लूटो नहीं है। प्लूटो अब कहाँ गया? क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 2005 के अंदर ही उसको निकाल दिया था। 2005 या 6 के अंदर उसको निकाल दिया गया था, उसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। यानी कि वो अभी ग्रह तो है लेकिन वो ग्रह होने की पूरी काबिलियत नहीं रखता, तो इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है, राइट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य। सूर्य के इर्द गिर्द कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं? 8 ग्रह, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो अभी सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो हमारे पास टर्म होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक बोलते हैं रिवॉल्व और एक बोलते हैं रोटेट।
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन? रिवॉल्व करना क्या होता है, रोटेट करना क्या होता है, पहले तो हमें यही समझना होगा। देखिए जैसे मैं इस जुपिटर बृहस्पति ग्रह की बात करूं, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, अगर मैं इसके सेंटर को आपस में मिला देता हूं, ऐसे ऐसे मैं मिला देता हूं, और ये देखिए ये इस तरह से अपनी धुरी पर घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये हो गई इसकी धुरी यानी कि एक्सिस, और ये अपनी ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेट करना। तो रोटेशन कहाँ पर होता है? रोटेट करता है हमेशा अपनी ही एक्सिस पर, ओन एक्सिस, राइट। अब टर्म आती है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखिए आपको पता है कि सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर किस तरह से लगाते हैं? जैसे इस तरह से चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। ये बीच में सूर्य रहा और ये कोई ग्रह है जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने की इनकी दिशा कौन सी होती है? किस डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व करते हैं? तो रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ये क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो कि ये घड़ी के विपरीत दिशा में भी हुआ, तो इसको आप बोल सकते हो रिवॉल्व किस दिशा में करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब जिनको वैसे समझ नहीं आता कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, तो आप याद रख सकते हो कि आंटी जहां पर नाम आएगा वो हो जाएगा उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मैं आंटियों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग की एक टेक्निक है, राइट। सो रिवॉल्यूशन और रोटेशन ये दो चीज़ें हमारी होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनता है कि रिवॉल्व किसके अराउंड अबाउट करते हैं? रिवॉल्व हमेशा होगा सन के अराउंड, सूर्य के इर्द गिर्द ही कोई भी ग्रह रिवॉल्व करेगा, और रोटेट करता है वो खुद की धुरी पर, खुद की एक्सिस पर, राइट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के सतह के तापमान की, जिससे हमें गर्मी मिलती है। तो सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है, सन की सतह का टेम्परेचर, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जितना आपकी धरती की कोर का होता है, राइट। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का अगर तापमान है, तो जो ग्रह इसके सबसे नज़दीक होगा, जैसे मरकरी सबसे नज़दीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? गर्म होगा, राइट। उससे कम गर्म आपका वीनस होगा, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, राइट। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी ग्रहों का रोटेशन और रिवॉल्यूशन के पीरियड के बारे में, कि रोटेशन रिवॉल्यूशन इनका कैसे कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टर्म रोटेशन, यहाँ पर हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की, यहाँ पर हम बात करेंगे उसके सैटेलाइट यानी कि उसके उपग्रहों के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूं, तो मर्क्यूरी जो ग्रह है ये अपनी रोटेशन यानी कि खुद की धुरी पर घूमना, तो इसको 59 दिनों के अंदर पूरा करता है, 59 डेज के अंदर। रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो रिवॉल्यूशन ये अपना पूरा करता है 88 दिन के अंदर, 88 डेज के अंदर, और इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सेकंड नंबर पर हमारा आता है वीनस। वीनस की यदि मैं बात करूं, तो 243 दिन के अंदर ये रोटेट करता है, और 225 दिन के अंदर ये रिवॉल्व करता है, यानी कि ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, उसके बाद ये खुद का एक चक्कर पूरा करता है, राइट। इसका रोटेशन पीरियड जो है वो कम है। इसके भी अगर उपग्रह की बात करूं, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक खास बात यह है, वीनस के बारे में, वीनस के बारे में खास बात यह है कि इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है, ये रिवॉल्यूशन ये विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में कैसे है? ये है ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये घड़ी की दिशा में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। किस चीज़ की मैंने बात की है? रिवॉल्यूशन की, इसीलिए मैंने इसको रेड मार्कर से किया है, रिवॉल्यूशन। सो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है? तो वो आपके पास है वीनस। वीनस जो है वो विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं हम अर्थ की। ये रहा हमारा अर्थ। तो अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, रोटेट कितनी देर में करता है अर्थ? अगर रोटेशन की बात करें तो हम इसको बोल लेते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का होता है एक दिन। वैसे ये 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड का होता है पीरियड, लेकिन हम बात करते हैं तो ये
24 घंटे के अंदर अपना, हम इसको मान के चलते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये कर देता है अपना रोटेशन, राइट। उसके बाद यदि मैं रिवॉल्यूशन की बात करूं तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड जो होता है वो होता है 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट, राइट। 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट, 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट। अब आप बोलोगे कि ये रिवॉल्यूशन जो आपने बोला है 365 दिन, 365 दिन का तो हम एक साल मानते हैं। तो हाँ, धरती एक साल के अंदर सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है रिवॉल्यूशन, यानी कि सूर्य का चक्कर पूरा करना 365 दिन के अंदर, और 24 घंटे में अपनी धुरी पर अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसको बोलते हैं 24 हावर्स, राइट। अब सैटेलाइट की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि सैटेलाइट कौन सा है। सैटेलाइट है मून, चंद्रमा, चांद जो है वो क्या है, धरती का एक सैटेलाइट है। और ये जो है, ये सैटेलाइट, ये जैसे ये चंद्रमा रहा तो ये क्या कर रहा है, ये सूर्य, ये धरती के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, धरती के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो ये धरती का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिन के अंदर। 27 दिन के अंदर ये क्या करता है, अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, रिवॉल्व करता है धरती के इर्द गिर्द, राइट। सो ये रहा इसके बारे में जानकारी। 27 दिन, आपको पता ही होगा कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की कलाएं 27 दिन की होती हैं। अगर आप ज्योतिषी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कुछ लोग, तो उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि 27 दिन का लेते हैं हम इस चीज़ को। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा अपना एक चक्कर 27 दिन के अंदर पूरा कर लेता है, राइट। पूर्णिमा अमावस वाला जो फंडा होता है वो सब यहीं से होता है। अब ये जो प्लस के 6 घंटे और 9 मिनट है, इसको हम हर चौथे साल, एवरी 4 ईयर, हर चौथे साल हम लीप ईयर में क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। लीप ईयर में काउंट क्यों, 6 चौके 24 हो जाएगा, तो एक दिन हम फालतू जोड़ देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 366 दिन का लीप ईयर कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर क्यों किया जाता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर हमें इस टाइम को एडजस्ट करना होता है, राइट। तो अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। दूसरे ग्रहों के बारे में यदि हम बात करें, अब बात आ जाती है मार्स, मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह का अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेट करता है मंगल ग्रह 24 घंटे और 36 मिनट के अंदर, क्या करता है, रोटेट। ये रोटेशन पीरियड है। रिवॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो रिवॉल्यूशन इसका होता है 687 दिन का, यानी कि 687 दिन लगते हैं इसको सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में। अगर इसके सैटेलाइट की बात करूं तो इसके दो काफ़ी फेमस सैटेलाइट हैं, जिनमें से एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ये दो बड़े फेमस चांद हैं मंगल ग्रह के। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, इसको आपको याद रखना है, फोबोस और डीमोस, क्योंकि मंगल ग्रह पर रिसर्च चल रही है तो आपको पता होना चाहिए। यूएसए ने सबसे पहला अपना जो लैंडर था उसका क्या नाम था, वाइकिंग कहाँ पर है, किसके लिए छोड़ा गया है। तो ये करंट अफेयर्स के साथ आपको थोड़ा सा टच में रहना जरूरी है, क्योंकि मार्स पर रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। तो जुपिटर की यदि मैं बात करूं बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह की घूमने की जो गति है, रोटेशन पीरियड, वो सबसे तेज है। कितना तेज है, ये 9 घंटे 56 मिनट के अंदर अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। यानी कि आपको पता चलेगा कि 9 घंटे के 56 मिनट के अंदर अगर ये अपना रोटेशन पूरा कर रहा है तो दिन और रात 9 घंटे 56 मिनट के अंदर दोबारा से रात होकर के दिन आ जाता है। तो इतना तेज इसका रोटेशन पीरियड है। लेकिन अगर इसके रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसकी सन से दूरी बहुत ज़्यादा है तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 12 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है, किसके इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द, सन के अराउंड अबाउट एक चक्कर, कितने साल में, 12 साल के अंदर। अगर इसके मैं चंद्रमाओं की बात करूं तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है बृहस्पति ग्रह के, कितने, 80 से 92 चंद्रमा के बारे में हमें पता है, 82 92। लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ा है उसका नाम है गैलियन, इसका नाम है गैलीलियन, गैलीलियन। गैलीलियन जो है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है, बिगेस्ट है। इसको आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा चंद्रमा है। कौन सा है, गैलीलियन। किसका है, जुपिटर का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न की, सैटर्न, सैटर्न। तो सैटर्न की यदि हम बात करें तो सैटर्न जो ग्रह है ये कितनी देर में अपना एक रोटेशनल पीरियड पूरा करता है, 10.7 घंटे के अंदर, राइट। यानी कि 11.25 घंटे में लगभग ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर मैं इसके रिवॉल्यूशन की बात करूं तो 29.4 साल इसको लगते हैं अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, 29.4 साल।
इसके चंद्रमाओं की यदि मैं बात करूं तो 83 इसके सैटेलाइट हैं, चंद्रमा हैं, जिनके अंदर सबसे फेमस जो है उसका नाम है टाइटन। तो टाइटन चंद्रमा किसका है? ये क्वेश्चन एसएससी ने पिछले 2 सालों में 3 बार पूछा है कि टाइटन चंद्रमा किससे संबंधित है। अलग अलग पेपरों के अंदर ये सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को कि टाइटन चंद्रमा जो है वो सैटर्न से संबंधित है। गैलीलियन के बारे में पूछ सकता है। सबसे बड़ा चंद्रमा है, जुपिटर का है, तो ये आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस की यदि मैं बात करूं तो यूरेनस जो ग्रह है, ये रहा यूरेनस। इसका डायमीटर है 51,000 किलोमीटर। 51,000 किलोमीटर इसका क्या है? डायमीटर है। ये डायमीटर ऐसे, ये हो गया डायमीटर, राइट। सबसे बड़ा ग्रह यहाँ से कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का वो कौन सा है? बृहस्पति। देखिए 1,43,000 किलोमीटर का व्यास है इसका। उससे छोटा आपका है शनि ग्रह, 1,20,600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं? बृहस्पति के हैं सबसे ज़्यादा चंद्रमा। सबसे तेज कौन घूमता है अपनी ही धुरी पर? बृहस्पति घूमता है। देखिए ये चीज़ें आपको जानकारी होना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब बात कर रहे थे हम यूरेनस के बारे में। ये रहा हमारा यूरेनस ग्रह। यूरेनस की अगर हम बात करें तो यूरेनस 17 घंटे और 14 मिनट के अंदर अपना सर्कुलेशन जो है वो पूरा करता है। रोटेशन पीरियड 17 घंटे 14 मिनट के अंदर पूरा करता है। अगर मैं इसके सन के इर्द गिर्द घूमने की बात करूं तो इसको 84 ईयर्स लगते हैं, यानी कि धरती पर तो कई बंदे पैदा होकर के गुजर भी जाते हैं जब तक यूरेनस अपना एक चक्कर पूरा नहीं कर पाता। तो 84 साल लगते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अब इसके चंद्रमा कितने हैं? 27 बोलते हैं चंद्रमा है। और ये जो यूरेनस ग्रह है इसके बारे में एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कि ये गैसेस का बना हुआ है, मेड ऑफ गैसेस, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है वो हरे रंग का हमें नज़र आता है जब इसको देखते हैं। सो उसके अंदर मीथेन गैस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने डिस्कवर की है। अब क्या सच्चाई है, कितना सच है, कितना फसाना, ये तो वही बताएंगे, लेकिन हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए उतनी चीज़ हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमारे पास एक लास्ट बचता है जो है नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून जो आपके पास उपग्रह है, नेपच्यून उपग्रह का रोटेशन पीरियड है 16 घंटे और 6 मिनट का। ये है इसका रोटेशन पीरियड 16 घंटे 6 मिनट। और इसको 165 साल लगते हैं। 165 साल लगते हैं इसको किसमें? रिवॉल्यूशन करने में। और इसके सैटेलाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, राइट। सो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व करने वाले जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला तो वीनस है, वीनस एक नंबर, और दूसरा है आपका यूरेनस। सो वीनस और यूरेनस ये दोनों एक ही दिशा में मूव करते हैं, और बाकी सभी जितने 6 उपग्रह हैं वो सब एक दिशा के अंदर। सो इनकी जो रिवॉल्यूशन है वो है ईस्ट टू वेस्ट, और बाकी सबका है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, किसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा मूवमेंट ऑफ अर्थ। सो मूवमेंट ऑफ अर्थ, अब धरती पर आ जाते हैं। देखिए हमने गैलेक्सी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम अर्थ पर आ जाते हैं। अर्थ का हमने साइज देख लिया था। पीछे एक चीज़ हम छोड़ आए हैं, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि धरती की बहन किसको बोला जाता है? तो धरती की बहन वीनस को बोला जाता है। वीनस ग्रह, वीनस को क्यों बोला जाता है? देखिए इसका जो डायमीटर है वो है 12,100 किलोमीटर, और अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,760 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों का जो आकार है लगभग लगभग एक समान है। तो इसीलिए इसको, इन वीनस को अर्थ की बहन बोला जाता है, राइट। सो ये मैं बताना भूल गया था। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ की। अर्थ की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट के अंदर मैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन आपको दोनों चीज़ें समझा चुका हूँ। देखिए ये सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द ये जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ये क्या है? रिवॉल्व करना, राइट। सो रिवॉल्यूशन पर क्या होता है? जब रिवॉल्यूशन खत्म होता है तो क्या होता है? 1 साल पूरा होता है। और जब रोटेशन खत्म होती है तो क्या होता है? 1 दिन पूरा होता है।
तो ये बात आप याद रखना कि एक दिन कब पूरा होता है और एक साल कब पूरा होता है। सो ये रही रोटेशन और रिवॉल्यूशन की बात। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन किस डायरेक्शन में करती है अर्थ। तो देखिए सूर्य किस दिशा से उगता है, सूर्य उगता है पूर्वी दिशा से। अगर सूर्य पूर्वी दिशा से उग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है उसके विपरीत दिशा में, यानी कि अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमेगी तभी तो सूर्य मान लीजिए आप फिक्स है, तो सूर्य ऐसे 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 बड़ा होगा और इस तरफ पश्चिम में छिपता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अर्थ रोटेट करती है। तो ये देखिए यहाँ पर शो भी किया हुआ है, ये रही अर्थ की डायरेक्शन रोटेशन की, राइट। तो ये आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायरेक्शन हमारी ऐसे, ठीक है, ये अपनी धुरी पर घूम रही है, ये ऐसे, राइट। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अर्थ जो है आपके पास सीधी नहीं है, ये आप देख रहे हो। अगर मैं इसको एंगल की फॉर्म में बनाऊं तो ये थोड़ा सा झुकी हुई है, राइट। ये सीधी होने की बजाय ऐसे ये थोड़ा झुकी हुई है। तो इसका इंक्लिनेशन कितने पे है, तो अर्थ कितने डिग्री पर है, तो देखिए अर्थ का इंक्लिनेशन एंगल है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर इंक्लिनेशन है। और उसी की वजह से क्या है कि पूरे मतलब धरती के ऊपर दिन और रात वैरी करते हैं। डे एंड नाइट के अंदर जो डिफरेंस है, डे नाइट का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, वो है 66.5 डिग्री अपने धुरी पर झुके होने के कारण। डे और नाइट का डिफरेंस जैसे आप सभी जानते होंगे, ये आपके पास हो जाता है अंटार्कटिक रीजन और ये ऊपर हो जाता है आर्कटिक रीजन। तो 6 महीने यहाँ पर दिन दिन रहता है, 6 महीने यहाँ पर रात रात रहती है, फिर उसके बाद 6 महीने यहाँ पर दिन दिन रहेगा, यहाँ पर रात रात रहेगी, इस तरह से रहता है, इनका चलता है सिस्टम, राइट। तो वो सब किस कारण से होता है, तो वो सब होता है इस 66.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुके होने के कारण, जिससे डे और नाइट की लेंथ वेरी करती है। अच्छा, और इस 66.5 डिग्री का क्या रोल है, इसकी वजह से दूसरा जो फर्क पड़ता है वो होता है सीजन चेंज होते हैं। अर्थ पर सीजन आते हैं ना अलग अलग, अब ग्रीष्म ऋतु आई, अब वर्षा ऋतु आई, अब पतझड़ आया, अब बसंत आया, अब ये आया, अब वो आया। तो जो सीजन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सब किस कारण से आते हैं, इस धरती के अपने 66.5 डिग्री कोण पर झुके होने के कारण। सो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन कई सारे पीसीएस एग्जाम्स के अंदर भी और जो एसएससी है उसने भी पूछा है कि धरती के ऊपर सीजन चेंज किस कारण से होते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन बस इतना सा पुट करेगा कि धरती पर जो सीजन चेंज होते हैं उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है 66.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुके होने के कारण, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है, तो झुकी हुई है उस कारण, राइट। तो इस वजह से, तो अब मैंने यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी को देखते हैं ध्यान से, उम्मीद है आपने ये बात नोट कर ली होगी जो मैंने अभी आपको बताई है। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मैंने लिखी है यहाँ पर टर्म इक्विनोक्स, इसका क्या मतलब है। इक्विनोक्स का मतलब होता है दिन और रात बराबर, दिन और रात एक समान, दिन और रात बराबर। सो दिन और रात बराबर भी होते हैं अर्थ पर, ये आपको पता होगा। देखिए ऐसा कब होता है, सिर्फ दो ही डेट ऐसी होती हैं, एक होती है 21 मार्च और एक होती है आपके पास 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा होता है कि अर्थ की सूर्य से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। सो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विनोक्स, कि दिन और रात की अवधि जो है वो एक समान रहेगी। नहीं तो क्या होगा, दिन और रात की अवधि चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है। तो झुकी हुई है तो यहाँ पर देखिए ये उत्तरी गोलार्ध जो है आर्कटिक रीजन, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीजन शुरू होगा नॉर्दर्न समर, उत्तरी जो इलाका होगा उसके अंदर गर्मी आएगी। और ये जो पीछे वाला इलाका है जो सूर्य से दूर चला गया, यहाँ पर क्या रहेगी, सर्दी रहेगी, सदर्न विंटर रहेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं 21 जून। 21 जून यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, इसको बोलते हैं 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आपका उत्तरी गोलार्ध का लॉन्गेस्ट डे 21 जून, ठीक है, जिसको आप वर्ल्ड योगा डे के तौर पर भी आजकल मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास फिर जैसे ही ये घूम करके 21 दिसंबर पर आता है, तो 21 दिसंबर को बोलते हैं इधर, इसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पर ये आर्कटिक रीजन जो हो सॉरी अंटार्कटिक रीजन जो होगा तो ये सूर्य की तरफ रहेगा और आर्कटिक रीजन जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो पीछे की तरफ आने से उत्तरी जो एरिया है, नॉर्दर्न जो
अर्थ का पार्ट है उसके अंदर सर्दी आएगी और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर समर आएगी। तो जब ये सीज़न चलते हैं तो यहाँ पर उत्तरी जो एरिया होता है ये आर्कटिक रीजन, यहाँ पर 6 महीने दिन निकलता रहता है और जब ये पीरियड आता है तो यहाँ पर 6 महीने रात रहती है और यहाँ पर 6 महीने रात रहेगी और यहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा। राइट, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपके पास उत्तरी मतलब जो मैं भारत बार बार बोल रहा हूँ, उत्तरी भारत नहीं, उत्तरी भाग जो होगा अर्थ का, उत्तरी भाग के अंदर सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन किस दिन होगा, देखिए जिस दिन आपका दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा दिन होगा 21 दिसंबर के अंदर, उस दिन उत्तरी भाग के अंदर आपका सबसे छोटा दिन होगा 21 दिसंबर। राइट, तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रात की अवधि ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों बड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ अब घूमती 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 ऐसे आएगी और 21 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे, फिर ऐसे घूमते घूमते इधर दिन बड़ा होगा, फिर उसके बाद वापस छोटे की तरफ चले जाएंगे हम। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सीजन्स के अंदर चेंज देखने को मिलता है। राइट, तो देखिए जैसे ही ये 21 मार्च का एरिया आता है तो यहाँ पर जो साउथ रीजन होता है वहाँ पर ऑटोमन चलता है। राइट, साउथ रीजन के अंदर क्या चलेगा, ऑटोमन चलेगा, और नॉर्थ रीजन के अंदर चलेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, आया बसंत पाला उड़ंत। राइट, और इधर चलेगा पतझड़ साउथ के अंदर। और जैसे ही इधर 23 सितंबर आता है तो आप देखते हो कि उत्तरी जो भाग होता है अर्थ का उसके अंदर सभी पेड़ों के पत्ते पुत्ते झड़ जाते हैं और ये सब होता है, और जो साउथ रीजन होता है उसके अंदर स्प्रिंग चलती है, स्प्रिंग यानी कि उधर बाहर आती है। राइट, तो ये रहा मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण सीजन्स के अंदर चेंज। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इक्विनॉक्स वगैरह क्या होते हैं, नॉक्टर्नल वगैरह, ये सब आपको पता हो चल गया होगा। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड क्या होते हैं, देखिए लैटी का मतलब लेटा हुआ, तो जो लेटी हुई रेखाएं अर्थ पर बनी होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं, लॉन्ग मतलब लंबा, तो जो लंबी रेखाएं होंगी खड़ी रेखाएं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। राइट, सो दीज आर द लैटिट्यूड एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ये मैंने बता दी। अब लैटिट्यूड वाले में एक जो सेंटर पर रेखा खींची होती है, जैसे अर्थ को आप दो हिस्सों में सेब की तरह काट दो तो वहां पर उसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री। राइट, इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, हिंदी के अंदर हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। राइट, सो मेरी हिंदी हो सकता है मैं थोड़े बहुत शब्द लिखने में गलती कर दूं लेकिन बोलने में नहीं करूंगा। सो आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। राइट, सो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, लैटिट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसको इंग्लिश के अंदर इक्वेटर बोला जाता है। राइट, सो फिर ऐसे ऐसे अर्थ पर ना अलग अलग वेरिएशंस दी होती हैं। तो इधर जैसे आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये सिरा हो गया मेरा नॉर्थ और ये सिरा हो गया मेरा साउथ। और जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे तो उसको बोलते हैं साउथ साइड। सो ऊपर की तरफ अगर मैं नॉर्थ में चलूंगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे अर्थ जो है वो बटी होती है अगर आप ग्लोब उठा करके देखोगे। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये रेखा आ जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। राइट, और फिर ये उसके बाद ये ऊपर 90 डिग्री ही हो जाता है। ऐसे ही साउथ के अंदर चलेंगे तो साउथ के अंदर भी ऐसे ही चलेगा, ये 23.5 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, फिर उसके बाद ये इधर 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब इनका क्या मतलब है, क्या इनसे फर्क पड़ता है। तो देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर से भी निकलती है ये रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हिंदुस्तान से भी गुजरती है। राइट, तो इस कर्क रेखा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है कर्क रेखा, दिस इज लैटिट्यूड। राइट, अब उसके ऊपर 66.5 डिग्री पर जो रेखा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। राइट, और ये ऊपर आ जाता है आपका नॉर्थ, जहां पर मैंने एन लिखा है उसका मतलब होता है पोल,
पोल मतलब खंबा, सो नॉर्थ पोल, ये आ गया ऊपर का नॉर्थ सिरा, उत्तरी भाग। 23.5 डिग्री साउथ के अंदर अगर हम चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, सो इसको बोलते हैं मकर रेखा। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री नीचे की तरफ क्या होता है, अंटार्कटिक होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, राइट। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपका 90 डिग्री नीचे साउथ पोल, राइट, इसको बोलते हैं साउथ पोल। सो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिग्री है, इस डिग्री को हम बांटते कैसे हैं, इस डिग्री का फर्क क्या है। तो देखिए इस डिग्री का फर्क, मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ पहले, इस डिग्री का फर्क देखिए इतना होता है कि हर एक डिग्री जो होती है, हर एक 1 डिग्री का यहाँ पर क्या मतलब है, हर एक डिग्री के अंदर आपके होते हैं यहाँ पर 60 मिनट। हर एक डिग्री जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो 60 मिनट आप ऊपर जाते जाओगे, राइट। सो इसको बोलते हैं ईच डिग्री का मतलब हुआ आपका 60 मिनट। सो ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं इनसे क्या होता है कि 0 डिग्री पर सूर्य जो है वो लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है। फिर उसके बाद जो सन होता है, जैसे सूर्य ये है, सूर्य की रेखाएं यहाँ पर सीधी आएंगी सिर के ऊपर एकदम। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर ये लेटी हुई आएंगी, ऐसे ऐसे ये लेटती चली जाएंगी। और ये जो एरिया होता है यहाँ पर सूर्य बस दिखाई देता है, उसकी रेखाओं का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए इस एरिया पर बर्फ रहती है, राइट। आगे इस एरिया को लैटिट्यूड के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे वहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, हवाएं किस कारण से चलती हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। सो ये सारे फंडे थे लैटिट्यूड के। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड हुई हमारे पास ये खड़ी रेखाएं ऐसे, राइट। सो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड ये है प्राइम मेरिडियन, ये देखिए इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्यों बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा टाइम के पीछे क्या लगा होता है, AM PM, उसका मतलब जानते हो, PM का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्यों लिखा गया, देखिए यहाँ पर ये जो रेखा खींची गई है ना, इसको यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं, आप टाइम के अंदर एक टर्मिनोलॉजी देखते हो GMT। इस GMT का मतलब पता क्या होता है, इस GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या हुआ, ग्रीनविच जो है वो लंदन के थोड़ा नज़दीक है, UK के अंदर है ये जगह ग्रीनविच। सो ग्रीनविच के अंदर से ना ये लाइन खींच ली गई, जिसको जैसे 0 डिग्री कहीं ना कहीं तो मानेंगे, सो उस लाइन को ग्रीनविच से निकाल दिया गया। तो उस ग्रीनविच लाइन से जैसे जैसे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ते गए, जैसे ये लाइन ग्रीनविच खींच ली गई, सो इसके इस तरफ जो है वहाँ पर टाइम प्लस के अंदर आता गया, और इससे इधर जाएंगे तो घटेगा, और यहाँ पर ये 0 है, राइट। सो यानी कि जो ग्रीनविच के अंदर टाइम है, आप देखते हो इंडिया का टाइम जोन कितना है, +5:30 ये होता है। इसका मतलब मालूम क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जितना टाइम है उस टाइम, वो टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है, राइट। अगर उसमें से आप 5 घंटे 30 मिनट घटा देते हो तो आपको टाइम मिल जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम का, राइट। सो ये हमने किया था किस चीज़ के लिए, ताकि हम एक अर्थ के अंदर टाइम की सूटेबिलिटी को बना सकें। सो प्राइम मेरिडियन ये जो खींचा गया है इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, राइट, इसको लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। अब यहाँ पर जितने डिग्री बढ़ते जाते हैं, हर एक डिग्री के अंदर कितना फर्क आएगा, तो 1 डिग्री जो होता है आपका वो यहाँ पर होता है 4 मिनट का। हर एक डिग्री जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप क्या करते जाओगे, आप 4 मिनट आगे जाते जाओगे। सो ये जो 4 मिनट वाली टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए, क्योंकि हर 15 मिनट में आप कितना आगे चले जाओगे, एवरी 15 डिग्री पर आप चले जाओगे 1 घंटा आगे, क्योंकि 15 चौका होते हैं 60। सो आप 1 घंटा आगे चले जाओगे, 1 घंटा आगे कितने, हर 15 डिग्री पर, राइट। और हिंदुस्तान कितना, 5.5 डिग्री, तो 5 घंटे 30 मिनट। तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो कि हिंदुस्तान जो है वो प्राइम मेरिडियन से कितने डिग्री मेरिडियन आपके पास यहाँ पर निकला है। यानी कि अगर आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए कि लॉन्गिट्यूड कितना निकला है हिंदुस्तान के अंदर से, तो हिंदुस्तान के अंदर से जहाँ पर हिंदुस्तान का जो टाइम जोन बनाया गया है वो बनाया गया है इलाहाबाद, जो अब हो चुका है प्रयागराज,
राइट। सो इलाहाबाद के अंदर से जो निकला है वो निकला है 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो 5 घंटे 30 मिनट आगे कितना बैठेगा आप कैलकुलेट कर लेना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट और मैप से मैच करके देख लेना। राइट। सो अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स का और क्या रीज़न रहा है, किस कारण से लॉन्गिट्यूड्स बनाने पड़े, उसको भी देखते हैं। सो देखिए ये रहा हमारे पास एक मैपिंग। मैपिंग के अंदर ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ये देखिए ये होता है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ये गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये आ गया आर्कटिक सर्कल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो अर्थ इसी तरह से डिवाइडेड है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ आप चल रहे हो तो ये चीज़ें, नीचे की तरफ आप चल रहे हो तो देखिए ये आ जाता है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टेम्परेट जोन, अंटार्कटिक सर्कल, फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन का मतलब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर में दिखाया गया है। ब्लूइश कलर का मतलब है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सूर्य ये है, सूर्य जो होगा वो तो इक्वेटर के सीध में रहेगा, तो इक्वेटर के ऊपर लंबवत आएगा, लेकिन यहाँ पर तो रेखाएं ऐसे जाएंगी बिल्कुल तिरछी। राइट। सो यहाँ पर वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, मतलब जो रोशनी आएगी वो यहाँ पर कम आएगी, वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती रहेगी। सो उस कारण से इस जोन के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं हो पाती और ये पूरा का पूरा जोन बर्फीला ही रहता है। राइट। और ये वाला जो जोन होता है यहाँ पर सूर्य की रेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, आप देखते भी होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो हिंदुस्तान के अंदर से जैसे गुजर रही है, हिंदुस्तान के अंदर से जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, तो वहाँ पर क्या होता है आपके पास कि जो गुजरात वाला इलाका है और मध्य प्रदेश वाला इलाका है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। राइट। तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। तो अब बात कर रहे थे हम जीएमटी के बारे में। तो वहाँ पर आप देखिए कि एक जैसे ये प्राइम मेरिडियन था, ये निकला है, देखिए यूरोप से निकला है प्राइम मेरिडियन। अब इससे ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर ये मार्किंग की हुई है। अब वाशिंगटन डीसी का जैसे यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ये तो हुई जो समंदर के अंदर पायलट्स चलते हैं ना, कैप्टन्स वगैरह जो शिप लेकर के चलते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। और जो एयर के अंदर चलते हैं उनके लिए। राइट। तो हमारे लिए ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर ना एक जो ये आपका रीजन है, ये वाला पीछे की तरफ अमेरिका से इस तरफ, ये अमेरिका रहा और ये रहा इधर एशिया के अंदर ये रूस है, रशिया है ये। राइट। तो अमेरिका और रशिया के बीच से यहाँ पर एक ना इंटरनेशनल डेट लाइन निकाली गई है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, डेट लाइन। ठीक है। सो इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्यों आपको ड्रॉ करना पड़ा, वो इसलिए ड्रॉ करना पड़ा ताकि आप समय की कैलकुलेशन कर सको। अब भाई शुरू कहीं से हुआ है तो कहीं ना कहीं पर ख़त्म भी तो होगा। तो इस तरफ यहाँ तक है और ऊपर की तरफ से घूम करके यहाँ तक है। राइट। तो अब इसका इंटरनेशनल डेट लाइन का फ़र्क क्या हुआ, अब फ़र्क ये हुआ, देखिए ये वाली जो साइड है अमेरिका वाली साइड, ये हो गई वेस्ट, और ये मान लीजिए ये ऐसे अर्थ है, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई, ग्रीनविच मीन टाइम मान लो आप। सो यहाँ से ये तरफ हुई आपकी पूर्वी दिशा ईस्ट, और ये दिशा जो हुई वो हुई वेस्ट। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये, इस इंटरनेशनल डेट लाइन से अब इस तरफ जो होगा, जैसे ईस्ट से, ये इस तरफ से ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो उसको एक दिन का नुकसान होगा। उसको क्या होगा, 1 डे लॉस। 1 डे लॉस कब होगा, जब वो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। और अगर वो वेस्ट टू ईस्ट आता है तो उसको क्या होगा, एक दिन का गेन होगा, 1 डे गेन। अब ये 1 डे गेन 1 डे लॉस का फंडा क्या है, 1 डे गेन 1 डे लॉस का फंडा ये है कि मान लीजिए ईस्ट के अंदर से इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन पर यहाँ से कोई शिप चला और वो समंदर के अंदर इधर क्रॉस कर गया, इधर जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो उसको एक दिन का नुकसान है। मान लीजिए वो 1 तारीख को यहाँ से चला, 1 तारीख को अगर वो यहाँ से चला तो इधर जब वो जाएगा तो उसको पहुँचना तो चाहिए था 2 तारीख के अंदर, और वो इधर जा करके देखता है कि 3 तारीख हो गई। राइट। तो उसको क्या हुआ, 2 तारीख कहाँ गई उसकी 2 तारीख गायब हो गई, तो उसको क्या हुआ, एक दिन का नुकसान हो गया। और जैसे ही वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति चला 1 तारीख को और वो इस तरफ आया है,
अब यहाँ पर उसको 2 तारीख को आना था, लेकिन वो 1 तारीख को ही यहाँ पर पहुँच गया। तो ऐसा क्यों हुआ? उसको 1 दिन का गेन हो गया। 1 दिन का गेन इसलिए हो गया, वो हो गया इस इंटरनेशनल टाइम जोन के कारण, इंटरनेशनल डेट लाइन के कारण। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के कारण लिए आपके पास इंपॉर्टेंट इतना ही है कि गेन और लॉस कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये खींची हुई है। अब ये पास कहाँ से करती है? तो ये पास करती है, ये रशिया और अमेरिका के बीच में जो जगह है, इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है खाड़ी, इस स्ट्रेट का मतलब होता है खाड़ी। तो बेरिंग स्ट्रेट से ये पास करती है, और ये सीधी नहीं खींची गई है, ये सीधी नहीं है, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा खींची गई है, ऐसे करके। वो ऐसे करके इसलिए खींची गई है क्योंकि यहाँ पर ना कुछ देश पड़ते हैं, जैसे फिजी हुआ, फिजी देश आपने सुना होगा, टोंगा आइलैंड हुआ। तो इस तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, ताकि उनके अंदर टाइम कन्फ्यूज़न ना हो, तो उसके लिए उनको इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर ईस्ट की तरफ रख लिया गया है और ये वेस्ट की तरफ छोड़ दिया गया है। राइट। सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी खिंची हुई है, ये देखिए, ये ऐसे निकली है। राइट। ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है जिसके अंदर से ये आई है। ये यहाँ पर फिजी, टोंगा, ये जो द्वीप पड़ते हैं ये इधर, तो यहाँ से ये ऐसे करके निकाली गई है। राइट। सो ये जो एरिया है, ये जो पूरा, ये देखिए, ये ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम से जैसे आप इस तरफ चलते हो तो आप प्लस देखोगे, और जैसे आप इस तरफ चलते हो तो आप देखते हो कि आप माइनस के अंदर टाइम जोन होते हैं। अब प्लस का मतलब ये होता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, उस समय से ये जो समय है वो इतना आगे चल रहे हैं। देखिए इंडिया के बारे में क्या लिखा है, 5 घंटे 30 मिनट। राइट। तो 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट अगर हम घटा देते हैं तो उतना हम क्या चले जाएंगे, ग्रीनविच मीन टाइम पे चले जाएंगे। तो हम एक्चुअल टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहे हैं। और अगर वहीं आप अमेरिका के अंदर देखो तो ये है प्लस 9 घंटे। इसका मतलब है कि ये अलास्का रीजन जो है ये 9 घंटे पीछे चल रहा है। राइट। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन से मैंने बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट अगर बंदा जाता है तो उसको क्या होगा, 1 दिन का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आगे थे। ठीक है। और ये वेस्ट के अंदर जाएगा तो इसको नुकसान हो गया, वेस्ट टू ईस्ट गेन हो गया। राइट। सो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का मैपिंग है। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।